हमारा आज का विषय है प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और हमारा जीवन। किसी तत्व के सत्यांश के निकटतम एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, अर्थात व्यवस्थित तथा सुसंबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। इसका व्यावहारिक रूपांतरण है प्रौद्योगिकी। विज्ञान का संबंध संसार के बारे में मूलभूत जानकारियों से है, उसके सिद्धांतों से है, जबकि प्रौद्योगिकी का संबंध तकनीकी आविष्कारों एवं उत्पादकों के विकास तथा तमाम प्रविधियों से है। वास्तव में प्रौद्योगिकी विज्ञान का व्यावहारिक रूप ही है। मानव ने अपनी विकास यात्रा में प्रकृति की शक्तियों एवं संसाधनों का उपयोग सदा से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही किया है। तभी तो संसार के समस्त वातावरण में विज्ञान का प्रभाव है। चारों तरफ विज्ञान का चमत्कार ही दिखाई देता है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य की जीवन शैली को प्रभावित किया है। आज कृषि के आविष्कार ने मानव समाज को आदिम अवस्था से कृषि युग में लाकर खड़ा किया है। औद्योगिक यंत्रों के आविष्कारों से औद्योगिक युग के अध्याय का सूत्रपात हुआ। कंप्यूटर एवं हाईटेक का आविष्कार उसे स्वचालित संसार में ले आया। ये आविष्कार उसकी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर उसे निर्धारित करने लगे। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का शंखनाद सुनाई पड़ता है। विज्ञान के आविष्कारों एवं संसाधनों को प्रयोग में लाकर आज के मानव विकास की मंजिल पर प्रति पल कदम बढ़ा रहा है। विज्ञान के आविष्कारों ने प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन और जगत को प्रभावित किया है। अब हम प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारों पर एक दृष्टि डालते हैं, जो मानव जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो सबसे पहले लेते हैं आग का आविष्कार। मनुष्य सदा से ही अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए करता आया है। वास्तव में मनुष्य जीवन के तमाम जरूरतों के कारण ही वैज्ञानिक अनुसंधानों का उदय हुआ। आदिम अवस्था में अपनी क्षुधापूर्ति हेतु मनुष्य ने फलों और कंदमूलों को खोजा होगा। जंगली पशुओं एवं दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए पत्थर, अस्थि या लकड़ी के नुकीले हथियार बनाना सीखा होगा। जंगल में लगी भयंकर आग में जले पशुओं को देखकर भोजन पकाना सीखा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आग की खोज मानव सभ्यता की एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली कदम रहा, जिसका मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अब शून्य का आविष्कार। शून्य एवं दशमलव पद्धति के आविष्कार का श्रेय भारत को ही प्राप्त है। प्रोफेसर A.L. बॉथम, जो कि प्राच्य विद्याविद थे, उनके अनुसार वह अज्ञात व्यक्ति जिसने शून्य एवं दशमलव पद्धति का आविष्कार किया, विश्व के दृष्टिकोण से वह गौतम बुद्ध के पश्चात भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण संतान थी। विशुद्ध अंक गणित की दृष्टि से
शून्य का पहला प्रयोग 200 ईस्वी पूर्व आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्रम में किया। ईसा से कई सदियों पूर्व भी भारतीय विद्वानों को शून्य से संबंधित विभिन्न संक्रियाओं का कार्यशील ज्ञान था। बर्ट्रेड रसेल का कहना है कि यूरोप की संख्या पद्धति में शून्य को बहुत देर से, बल्कि यूं कहें कि हाल ही में शामिल किया गया है। यहां तक कि यूनानियों एवं रोमन लोगों को ऐसी किसी संख्या का कोई ज्ञान नहीं था। किसी भी संख्या को शून्य द्वारा भाग देने की स्पष्ट संकल्पना का आविष्कार 12वीं सदी के संसार प्रसिद्ध महानतम गणितज्ञ भास्कराचार्य ने किया था। दशमलव अंक पद्धति का विकास भी शून्य की अवधारणा पर आधारित है। इस पद्धति ने, यानी इस अंक पद्धति ने मानव सभ्यता के विकास में महान योगदान दिया है। आज प्रायः संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार के नापतोल एवं वैज्ञानिक अध्ययन में दार्शनिक प्रणाली का व्यापक उपयोग होता है। अब बाइसिकल। कहीं आने जाने के लिए आज बाइसिकल एक सर्वसुलभ और कम मूल्य वाला साधन है। इसे चलाने में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता। यह जन वाहन है। यह भारत में ही नहीं, संसार भर में लोकप्रिय वाहन है। हमारे देश में तो गांव से लेकर शहर तक बाइसिकल, जिसे सामान्य भाषा में साइकिल कहा जाता है, खूब चलती है। आज के युग का यह बहुत उपयोगी यांत्रिक आविष्कार है। सन 1813 में एक जर्मन ने, जिसका नाम कार्ल फ्रीडरिक क्रिश्चियन लुडविग फीडर ड्रेसडन स्वेरबोन था, उसने दो पहिए को ऊपर से जोड़कर अगले पहिए को घुमाने के लिए एक हैंडल लगा दिया और उसके बीच में बैठने के लिए गद्दीदार आसन रख दिया। वह इस पर बैठकर दोनों ओर पैरों को टेक कर आगे सरका कर चलता था और उसने 65 किलोमीटर की दूरी लगभग 4 घंटों में पूरी कर ली थी। सन 1839 में इंग्लैंड के कर्क पैट्रिक मैकमिनल ने इस 2 पहिए वाली साइकिल में क्रैंक एवं धुरा लगाने का सफल प्रयोग किया। उसने इसे चलाने के लिए 2 पायदान भी जोड़ दिए। फिलिप हिलरिच ने पहिए में दोनों ओर पायदान लगा दिए, जिन्हें गोल चक्राकार घुमाया जा सकता है, और इससे गति में तेजी आ गई। इस तरह इस यंत्र में निरंतर सुधार होता गया। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आयरलैंड के जॉन बायड डनलप ने किया। उसने दोनों पहियों में रबर के टायर एवं हवा भरे ट्यूब लगाने की व्यवस्था की और इसके बाद साइकिल आसानी से और तीव्र गति से चलने लग गई। आज भारत में अर्थव्यवस्था एवं आवागमन के साधन के रूप में साइकिल उद्योग का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब रेलगाड़ी। मनुष्य ने बुद्धि बल का प्रयोग कर वाष्प शक्ति से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया। वाष्प या भाप के इंजनों द्वारा कारखानों में अनेक
प्रकार के विशालकाय यंत्र, समुद्र में चलने वाले जहाज तथा पृथ्वी पर तेज गति से दौड़ने वाली रेलगाड़ी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रारंभ में भाप के इंजनों का प्रयोग कोयलों की खानों में से पानी निकालने के लिए होता रहा। इस प्रकार भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया। भाप के इंजन द्वारा गाड़ी चलाने का पहला प्रयोग सन 1769 में फ्रांस के एक इंजीनियर निकोलस जोसेफ कैगनॉट ने किया था। इंग्लैंड के इंजीनियर विलियम मर्डॉक ने दूसरा प्रयोग किया। रिचर्ड ट्रेविथिक ने भाप द्वारा रेलगाड़ी चलाने का प्रयोग किया। उसने 1808 में पटरियों पर भाप से चलने वाली रेलगाड़ी का सफल प्रयोग किया। वास्तव में रेलगाड़ी का आविष्कार इंग्लैंड में जन्मे जॉर्ज स्टीफेंसन था। उसने 1814 में एक ऐसी रेलगाड़ी का निर्माण किया जो कोयला लादकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती थी। जॉर्ज ने भाप के इंजन में अनेक सुधार किए। इसके बाद उसकी शक्ति काफी बढ़ गई। जॉर्ज ने अपनी प्रथम रेलगाड़ी का प्रदर्शन 27 सितंबर 1825 में किया। इस रेलगाड़ी की गति उस समय के सबसे तेज चलने वाली घोड़ा गाड़ी से भी अधिक थी। यह प्रयोग तो अत्यंत सफल रहा, पर विरोधियों ने इसका जमकर विरोध किया। पर बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होती चली गईं। कुछ समय बाद जॉर्ज स्टीफेंसन तथा उसका पुत्र रॉबर्ट ने एक नया शक्तिशाली इंजन रॉकेट का निर्माण किया, जिसका प्रदर्शन 18 अक्टूबर 1829 को हुआ। वह 35 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ा। इस प्रकार 15 सितंबर 1830 को मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का विधिवत उद्घाटन हुआ। यह संसार की प्रथम रेलगाड़ी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रेल यांत्रिकी में सुधार होता चला गया। अब रेल इंजनों में कोयले एवं पानी द्वारा उत्पादित वाष्प शक्ति का उपयोग लगभग समाप्त हो गया है। अब रेल इंजन डीजल अथवा विद्युत ऊर्जा से चलने लगे। मुद्रण यंत्र। आज प्रामाणिकता के साथ कहा जा सकता है कि छापने की कला का प्रारंभिक विकास चीन में हुआ था। सन 1908 की बात है। एक अंग्रेज यात्री को चीन के एक बौद्ध मठ में चीनी भाषा में छपा एक पृष्ठ मिला था। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि चीनियों को लकड़ी पर खुदे हुए ठप्पों को उसका मुद्रण की प्रक्रिया का पूरा ज्ञान था। वैसे यूरोप के अनेक देश मुद्रण कला के आविष्कार का दावा करते हैं। इंग्लैंड के लोगों का दावा है कि लॉरेंस कास्टर ने सर्वप्रथम 15वीं सदी में मुद्रण हेतु धातु के ठप्पे तैयार किए थे। किंतु संसार ये मानता है कि जर्मन वैज्ञानिक जॉन गुटनबर्ग इस कला का आविष्कारक था। उसने सबसे पहले
जर्मन भाषा की एक धार्मिक पुस्तक को छापा था। उसके बाद संत जॉन की कक्षा और 50 पृष्ठों की व्याकरण की पुस्तक छापकर उसने मुद्रण की नई विधि खोज निकाली। उसने अलग अलग पृष्ठों के ठप्पे बनाने के बदले सभी अक्षरों के धातु के ठप्पे तैयार कर उन अक्षरों को जोड़कर छापना प्रारंभ कर दिया। यह अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुआ और जॉन गुटनबर्ग द्वारा आविष्कृत मुद्रण कला का प्रचार संपूर्ण यूरोप में हो गया। जर्मनी, इटली, फ्रांस एवं इंग्लैंड में अनेक छापाखाने खोल दिए गए। समय बदला, समय के साथ साथ कला में प्रगति होती चली गई। बाद के समय में इस कला के विकास का अधिकांश श्रेय समाचार पत्रों को दिया जाता है। विश्व का पहला समाचार पत्र लंदन गज़ेट साप्ताहिक समाचार पत्र था। उसके बाद टाइम्स ने दैनिक समाचार पत्र निकाला। इसी बीच जर्मन यांत्रिक फ्रीडरिक कूनिंग ने भाप इंजन का प्रयोग करने की विधि खोज निकाली। उसने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया। उसने टाइप उत्कीर्ण पृष्ठों पर स्याही लगाने एवं उस पर कागज को दबाकर छापने के लिए भाप के इंजन से गोल घुमाए जाने वाले बेलन का प्रयोग किया। इस नई खोज के बाद मुद्रण कार्य और तीव्र होने लगा। कूनिंग ने प्रिंटिंग डिज़ाइन में और भी कई नए नए परिवर्तन किए। इस नई डिज़ाइन की स्वचालित मशीनों के कारण टाइम्स समाचार पत्र की बिक्री कई गुनी बढ़ गई। आज मुद्रण कार्य काफ़ी उन्नति पर है। भाप के इंजन का स्थान अब विद्युत ऊर्जा ने ले लिया है। परिणाम ये हुआ कि अब प्रकाशित पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के अंबार लगने लगे हैं। अब हम विद्युत का आविष्कार देखेंगे। विज्ञान का अनुपम वरदान है विद्युत का आविष्कार। इस शक्ति के वास्तविक ज्ञान का विकास यूरोप तथा अमेरिका में हुआ। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1852 में बादलों में चमकने वाली विद्युत का व्यापक अध्ययन किया। उसने रेशम के पतले कपड़े की पतंग बनाई और डोर के निचले भाग में लोहे की चाबी बांध दी। इस पतंग को विद्युत में बादलों की ओर उड़ाया। पानी बरसने पर इलेक्ट्रिक करंट गीले डोर के माध्यम से चाबी तक पहुंचने लगा। फ्रैंकलिन ने इस विद्युत आवेश को लीडन जार नामक यंत्र में एकत्र किया एवं सिद्ध किया कि वायुमंडलीय विद्युत और घर्षण से उत्पन्न विद्युत में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। विद्युत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कारों के लिए लंदन निवासी माइकल फैराडे का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है। उसने अपने प्रयोगों द्वारा यह मालूम किया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत के तार को घुमाया जाए तो तार में विद्युत धारा
प्रवाहित होने लगती है। चुंबक की शक्ति द्वारा विद्युत धारा प्राप्त करने की प्रक्रिया का आविष्कार माइकल फैराडे के जीवन की महान सफलता थी। आधुनिक युग के बिजली घरों में इसी विधि द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। आयताकार तांबे के तार के फ्रेम का यंत्र बनाकर ऊंचाई से गिरती हुई जल की धारा से घुमाने पर जो विद्युत उत्पादित होती है उसे जल विद्युत कहते हैं। आजकल विद्युत के अनेक उपकरण मनुष्य के उपयोग में आ रहे हैं। घरों में, मार्गों पर, कार्यालयों में, कारखानों में प्रकाश के लिए बिजली का उपयोग होता है। सभी प्रकार के यंत्रों को चलाने के लिए रेडियो, टेलीविज़न द्वारा संवाद प्रेषित करने का कार्य बिजली द्वारा ही किया जाता है। आधुनिक युग में परमाणु ऊर्जा से भी बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और इस क्षेत्र में भारत एक अग्रणी देश है। अब मोटर गाड़ी। सभी पेट्रोलियम पदार्थ पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। इसका कुछ अंश वाष्पशील होता है जिसे ठंडा करने पर पेट्रोल उपलब्ध होता है। पेट्रोल से कुछ भारी द्रव को मिट्टी का तेल तथा उससे भी भारी द्रव को डीजल कहा जाता है। पेट्रोलियम से प्राप्त पेट्रोल एवं डीजल आज औद्योगिकरण हेतु ऊर्जा के सर्व प्रमुख स्रोत हैं। पेट्रोल में जल्दी ही गैस बन जाने की क्षमता होती है। जर्मनी के निकोलस ऑटो ने इस गुण का उपयोग कर 1876 में 4 आघातीय इंजन का आविष्कार किया। इस इंजन के द्वारा जर्मनी के एक अन्य यांत्रिक कार्ल बेंज ने मोटर गाड़ी चलाने में सफलता प्राप्त की। बाद में अमेरिका के डेट्राइट नगर के यांत्रिक हेनरी फोर्ड ने बड़े पैमाने पर मोटर गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया। उनकी ये मोटर गाड़ियां शीघ्र ही संसार भर में लोकप्रिय हो गईं। पेट्रोल से चलने वाले इंजन में रुडोल्फ डीजल ने व्यापक सुधार किए और उसके डिजाइन में परिवर्तन भी किया। उसके द्वारा आविष्कृत इस इंजन का नाम डीजल इंजन रखा गया। कुछ समय बाद पेट्रोल के इंजनों का स्थान डीजल इंजनों ने ग्रहण कर लिया। आजकल बड़े बड़े ट्रक, बसें, रेलगाड़ियां, जल जहाज इत्यादि में डीजल इंजनों का ही प्रयोग होता है। वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों द्वारा ये मालूम कर लिया कि आगामी 30 या 40 वर्षों में पृथ्वी पर उपलब्ध पेट्रोलियम समाप्त हो जाने वाला है। ऐसी परिस्थितियों में मोटर गाड़ियां चलाने के लिए सौर ऊर्जा या किसी अन्य वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग पर वैज्ञानिक शोध करने के लिए जुट गए। इस प्रकार हमने देखा कि आज वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। आज हर कार्य सुविधाजनक व सरल हो गया है। विश्व की दूरी मिट गई है। जिंदगी की रफ्तार
अत्यधिक तेज हो गई है। आग के आविष्कार से हमारी क्षुधापूर्ति तो हुई ही है, साथ ही साथ हमारी जीवन शैली में 4 चांद लग गए हैं। शून्य ने गणनाओं में चमत्कारिकता दिखाई है। मानव की सभ्यता व संस्कृति के विकास में दशमलव पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान है। बाइसिकल ने ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन को सुलभ बना दिया है। आज गांव के यातायात, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय यह सब साइकिल के कारण अत्यधिक सुलभ हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की खोजों से केमिकल इंडस्ट्री में बढ़ोतरी हुई है। इसी के बदौलत प्लास्टिक इंडस्ट्री भी पनपी है। आज रसोई घर से लेकर सड़क यातायात, प्रदेश से प्रदेश, देश से विदेश, सभी कुछ पेट्रोलियम की वजह से कितना सरल व सहज हो गया है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव को विज्ञान का चमत्कारिक वरदान प्राप्त है, किंतु यह उसकी बुद्धि व विवेक पर निर्भर है कि वो इसका कितना सदुपयोग करता है।